Hello students, welcome to Affairs Cloud, Learn to Lead. My name is Vikas Rana. सो स्टूडेंट्स, हमारी एक एप्लीकेशन है कैरियर क्लाउड्स के नाम से, जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं थ्रू प्ले स्टोर। ये एप्लीकेशन एंड्रॉयड फोन्स के लिए अवेलेबल है। वंस यू हैव डाउनलोडेड, लॉग इन थ्रू योर जीमेल आईडी एंड आपको होम पेज पे ट्रांसफर कर दिया जाएगा। आप होम पेज पे देखेंगे आपको जो भी कोर्स ऑफर किए जाते हैं हमारे द्वारा एंड जो आपने कोर्स परचेज किया हुआ है। अगर आप विकास 10 का कोड यूज करते हैं तो आपको स्ट्रेट अवे 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। बट हमारा कोर्स इतना बेटर क्यों है? वाई वी थिंक कि हमारा कोर्स वन ऑफ द बेस्ट कोर्स है इन द इंडस्ट्री फॉर प्रिपेयरिंग फॉर करंट अफेयर्स, क्योंकि हम करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे प्रोवाइड करते हैं, जिसमें से डेली बेसिस पे आपको 20 क्वेश्चंस की क्विज प्रोवाइड की जाएगी जो आपकी रिवीजन में बहुत हेल्प करेगी। एक पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी डेली बेसिस पे ऑफ द करंट अफेयर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर डे। सिमिलरली वीकली बेसिस पे आपको 50 क्वेश्चंस की क्विज और पीडीएफ ऑफ कंपाइल्ड करंट अफेयर्स ऑफ वीक, एंड मंथली बेसिस पे आपको एक टॉप 100 करंट अफेयर्स की पीडीएफ प्रोवाइड करी जाएगी जो उस पूरे महीने का करंट अफेयर्स का जिस्ट होगा, जो प्रिपरेशन में रिवीजन पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको लगेगा हम सिर्फ इतना प्रोवाइड करते हैं, लेकिन नहीं, हम इंग्लिश के साथ साथ आपको हिंदी में भी ये सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं। नॉट जस्ट दिस, हम आपको बैंकिंग अवेयरनेस के भी करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं, बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस भी डिस्कस कराते हैं ताकि आपकी रिवीजन हो सके फॉर बैंकिंग एग्जाम। इसी के साथ साथ हम एक नई तरीके की पीडीएफ्स आप सभी के लिए लाए हैं, एक इंटरेस्टिंग वे ऑफ लर्निंग, वो है इंफोटेनमेंट इन्फोग्राफिक्स। बड़ा ही मजेदार तरीके से आप इनको एंजॉय करते हुए पीडीएफ्स को पढ़ सकते हैं, तो इनको जरूर चेक कीजिएगा। इसी के साथ साथ हम आपको 20 टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी रिवाइज कराते हैं डेली बेसिस पे। डेली एक एक टॉपिक की वीडियो आती है हमारे यूट्यूब चैनल पे, जो 20 टॉपिक्स हैं, जैसे एप्स एंड वेब पोर्टल्स, इंपॉर्टेंट डेज, बुक्स एंड ऑथर्स, आपके नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, अवार्ड्स, इन सभी टॉपिक्स को हम मंथली बेसिस पे कवर करते हैं। एंड डेली हमारे यूट्यूब चैनल पे आपकी डेली वीडियोस, मंथली वीडियोस, वीकली वीडियोस, टॉपिक वाइज वीडियोस, ये सब कवर करा जाता है, जो बहुत हेल्पफुल रहता है प्रिपरेशन के लिए। सो आई थिंक दिस इज द बेस्ट कोर्स दैट यू कैन फाइंड फॉर करंट अफेयर्स ऑन इंटरनेट। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे 14 सितंबर के। ये सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपकी प्रिपरेशन के लिए, तो एंड तक जरूर देखिएगा। और इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, जो दोस्त हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं, आज हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, नोट्स जरूर बनाइएगा। बेशक वन लाइनर नोट्स बनाइए या जैसे भी आपको सूटेबल रहता है। नोट्स, रॉ नोट्स बनाइए, अच्छे से नोट्स बनाइए, बट बनाइए ज़रूर, काफ़ी हेल्प करेंगे ये आपके फ्यूचर में। इसी के साथ साथ कल मैंने आपको जो होमवर्क क्वेश्चंस देते हैं उनके सही आंसर आ चुके हैं। सनी भारद्वाज के द्वारा सभी आंसर ठीक दिए गए हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशन सनी भारद्वाज, आपके सभी आंसर ठीक हैं। एंड बेस्ट ऑफ लक योर फ्यूचर। जिस भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, आई होप आपका एग्जाम क्लियर हो जाए। चलिए कुछ रिविजन करते हैं एंड देन विल प्रोसीड। सबसे पहले हम बात करेंगे मैक्स वर्स्टैपेन की। रेड बुल के लिए ड्राइव करते हैं और इन्होंने एमिलिया रोमाग्ना ग्रैंड प्रिक्स जीती 2022 की। एजरबाइजान ग्रैंड प्रिक्स इनके द्वारा जीती गई। इटालियन ग्रैंड प्रिक्स अभी रिसेंटली इन्हीं के द्वारा जीती गई थी। एंड्रे रूबलेव, इन्होंने हराया नोवाक जोकोविच को टू वन द सर्बिया ओपन टाइटल। इंडियन ग्रैंड मास्टर डी गुकेश, इन्होंने मनराका ओपन चेस टूर्नामेंट को जीता इन द मेनोर्का, स्पेन। देन बात करें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 की, कहाँ पे हुए थे? हरियाणा में हुए थे। और याद रखेंगे, हरियाणा ने ही इन खेलो इंडिया यूथ गेम्स को जीता। अगर मैं बात करूँ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की, तो यहाँ पर किन्होंने टॉप किया था? जैन यूनिवर्सिटी ने। फिर इंडिया ने 2 गोल्ड मेडल जीते आर्चरी वर्ल्ड कप स्टेज 1 में, टर्की में। इंडिया ने 17 मेडल्स के साथ फिनिश किया एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2022 का। नेक्स्ट हम बात करेंगे गवर्नमेंट का जो हेल्थ एक्सपेंडिचर था ना 2017-18 के और 2018-19 का। अगर हम डाटा देखें तो जो हम जीडीपी, जितना अमाउंट ऑफ जीडीपी का हेल्थ इंश्योरेंस, हेल्थ सेक्टर में कंट्रीब्यूट करते थे, वो रिड्यूस हो गया। जैसे देखें 2017-18 में जो अमाउंट गवर्नमेंट ने स्पेंड किया था वो था 1.35% ऑफ द जीडीपी। वही रिड्यूस हो गया 1.28% इन जीडीपी फॉर द ईयर 2018-19। ठीक है, याद रखेंगे इसी के बारे में कि ड्यूरिंग द 6th नेशनल हेल्थ अकाउंट्स NHA की जो रिपोर्ट आई फॉर 18-19, उसके अनुसार बताया गया कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो एक्सपेंडिचर था, हेल्थ एक्सपेंडिचर, वो जीडीपी का 1.35% था 17-18 में और 1.28% था 2018-19 में। याद रखेंगे, ये रिपोर्ट किसके द्वारा प्रिपेयर की गई थी? नेशनल हेल्थ सिस्टम रिसोर्स सेंटर के द्वारा इस रिपोर्ट को प्रिपेयर करा गया था। इसी के साथ साथ, और ये तो हमने की गवर्नमेंट की बात, अगर मैं स्टेट गवर्नमेंट की बात करूं, ठीक है, उन्होंने अपना जो एक्सपेंडिचर था ना वो रेज कर दिया फ्रॉम 65.7% इन 2018-19
to 59.2% in 2017-18. आई रिपीट, 2017-18 में कितना एक्सपेंडिचर था? 59.2%, और ये बढ़ के 7% बढ़ के कितना हो गया? 65.7% इन 2018-19। तो ये बेसिक छोटा अमाउंट का डाटा है जो आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए। किसके द्वारा रिलीज की गई थी रिपोर्ट? जो कि छठी नेशनल हेल्थ अकाउंट का एस्टिमेटेड रिपोर्ट है, NHSRC, नेशनल हेल्थ सिस्टम रिसोर्स सेंटर के द्वारा। नेक्स्ट हम बात करेंगे आईआईटी मद्रास। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आईआईटी मद्रास के द्वारा अभी रिसेंटली एक MOU साइन किया गया है, एक टाई अप हुआ है IBM क्वांटम नेटवर्क्स के साथ, जो कि न्यूयॉर्क बेस्ड इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है IBM क्वांटम नेटवर्क के साथ। रीजन क्या रहेगा? कि यहाँ पर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की जा सके, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जा सके इन द फील्ड ऑफ क्वांटम कंप्यूटिंग स्किल्स में डेवलपमेंट देखने को मिले, रिसर्च को बढ़ावा मिल सके। इसीलिए आईआईटी मद्रास ने टाई अप किया IBM क्वांटम नेटवर्क्स के साथ। और एक चीज और याद रखेंगे, आईआईटी मद्रास इसको ज्वाइन करने के बाद बन गया है, जिन्होंने ज्वाइन किया है नेटवर्क ऑफ 180 ग्लोबल मेंबर्स ऑफ दिस IBM क्वांटम नेटवर्क। क्वांटम टेक्नोलॉजी और सुपर कंप्यूटर्स में फर्क क्या है? क्वांटम टेक्नोलॉजी और ज्यादा आपका फास्ट हो जाता है, ठीक है, जिसमें इसमें क्वांटम टेंगलिंग और आपकी काफी सारी आ जाती हैं कि आप कैसे, एक इसमें बेसिकली एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट है। जैसे क्वांटम आपकी जो हम ये बात करते हैं ना, क्वांटम फील्ड्स, क्वांटम कंप्यूटिंग की, ये बात क्यों करते हैं? क्योंकि इसमें जब हम बहुत छोटे स्केल पे चले जाते हैं ना, पार्टिकल्स को तोड़ते तोड़ते बहुत छोटे एरिया पे चले जाते हैं, तो यहाँ पे पता लगता है कि कोई भी दो पार्टिकल ना, ये एक दूसरे के साथ सिनोनिमसली एग्जिस्ट करते हैं। जैसे ये पार्टिकल, या तो इनकी जो स्पिन पे बात की जाती है, मैं आपको जस्ट हिंट दे रहा हूँ कि क्या होता है कि स्पिन इनकी होती है या तो ऊपर स्पिन होगी या वो नीचे स्पिन कर रहा होगा, अपोजिट स्पिन करेंगे एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। मतलब अगर मैं इस पॉइंट को यहाँ पे ले जाता हूं तो ये इंटरचेंज कर देते हैं एट द सेम लोकेशन। मतलब ये पॉइंट शिफ्ट कर देगा इस पे और ये पॉइंट शिफ्ट कर देगा इस पे। मतलब हम कहीं पे भी वर्ल्ड में कहीं पे भी लोकेटेड है, अगर मैं चेंज लाता हूं इस पार्टिकल की स्पिन में, अगर मैं ये ऊपर थी स्पिन और इसको मैं नीचे कर देता हूं, तो डायरेक्टली जो इस पार्टिकल की स्पिन होगी ना, वो अपने आप चेंज हो जाएगी। अगर वो पहले नीचे थी तो ऊपर हो जाएगी, ऊपर थी तो नीचे में हो जाएगी, ठीक है। ये कम्युनिकेशन, इस टाइप की कम्युनिकेशंस पे हम वर्क कर रहे हैं, और हम कहते हैं कि जो क्वांटम कम्युनिकेशंस है ना, वो और ज्यादा तेज होने वाले हैं एज कंपेयर टू दैट ऑफ अ सुपर कंप्यूटर। तो इसी फील्ड में रिसर्च करने के लिए आईआईटी मद्रास ने टाई अप किया न्यूयॉर्क बेस्ड IBM क्वांटम नेटवर्क के साथ, और ये पहला इंडियन इंस्टीट्यूशन बन गया जिन्होंने ये टाई अप करा है। नेक्स्ट हम बात करेंगे जिमैक्स एक्सरसाइज की। कैसे याद रखेंगे? J से जापान, I से इंडिया, M से मैरीटाइम और EX से एक्सरसाइज। तो जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज 2022 की, जिसका भी हमने छठा एडिशन देखने को मिला था, ये कहाँ पे हुई थी, किस एरिया में हुई थी, लोकेशन कहाँ हुई थी, और किस कंट्री के द्वारा इसको होस्ट किया गया था या किसके द्वारा होस्ट किया गया था, ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। तो हम याद रखेंगे छठा एडिशन ऑफ जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज जिमैक्स कहाँ पे हुई थी? बे ऑफ बंगाल में हुई थी। किसके द्वारा कराई गई थी? इंडियन नेवी के द्वारा होस्ट कराई गई थी, ठीक है। छठा एडिशन ऑफ जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज जिमैक्स कहाँ पे हुई थी? बे ऑफ बंगाल में कराई गई थी, और ये 2 फेज में हुई थी। जो सी फेज था वो तो हो गया था बे ऑफ बंगाल में, और जो आपका हार्बर फेज था वो कहाँ पे होगा? विशाखापट्टनम में, ठीक है। याद रखेंगे 2013 में पहली बार ये एक्सरसाइज हुई थी। इंडिया की तरफ से, इंडियन नेवी की तरफ से यहाँ पे INS शाद्री, INS कदमत और INS कारावती का यहाँ पे हमें पार्टिसिपेशन देखने को मिला। और अगर मैं बात करूँ इंडिया का पहला इंडिजीनियसली बिल्ट एयरक्राफ्ट कैरियर कौन सा है, वो है INS विक्रांत। फिर इसी के साथ साथ जिमैक्स की याद रखेंगे 2 फेज में, जो सी फेज था वो बे ऑफ बंगाल में, और जो हार्बर फेज था वो था विशाखापट्टनम में। आप सभी के लिए एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ फ्रेंड्स, जैसे हम आपको PDF प्रोवाइड करते हैं वेरियस टॉपिक की, जैसे पॉकेट PDF, जो आपकी पॉकेट PDF है ये आप याद रखिए, और जो टॉपिक वाइज PDF है ये आपकी बिफोर 7th ऑफ एवरी मंथ आप तक पहुंच जाएगी, एप्लीकेशन में अपलोड कर दी जाएगी, आप वहां से ले सकते हैं। जैसे वीकली PDF है, अब वीकली PDF आपको हर 7 दिन में इजीली मिलती रहेगी, क्योंकि वीकली तो हर हफ्ते आ जाता है, तो हर हफ्ते हम आपको कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। स्टैटिक क्वेश्चंस की PDF आपको 10 तक मिल जाएगी, 10 तारीख तक। स्टेट वाइज की बात करें तो ये आपको 20 तक मिल जाएगी। अगर हम वीकली की बात करें, जैसे मैंने आपको बताया, ये तो हो गई PDF, लेकिन अगर मैं क्विज की बात कर रहा हूँ, वीकली क्विज की, तो 7 डेज, आफ्टर एवरी 7 डेज आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा। टॉप 100 जो क्वेश्चंस के एक PDF होती है वो आपको 10 तक प्रोवाइड कर जाएगी ऑफ एवरी मंथ।
मंथली भी ऐसी जो मंथली करंट अफेयर्स की पीडीएफ, एक कंपाइल्ड पीडीएफ होती है, वो भी आपको 10 तक प्रोवाइड कर दी जाएगी, जो आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। नॉट जस्ट दिस फ्रेंड्स, इसके अलावा हम आपको जो कंटेंट प्रोवाइड करते हैं ना, वो इंग्लिश में नहीं, इंपॉर्टेंट चीज़ जो याद रखने की है, हम आपको हिंदी में भी कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जो रिटन मटेरियल होगा आपका हिंदी लैंग्वेज में भी प्रोवाइड किया जाएगा, जो आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, बैंकिंग अवेयरनेस के क्वेश्चंस की पीडीएफ भी हम आपको बिफोर 10th ऑफ एवरी मंथ प्रोवाइड कर देंगे। डेली की हम आपको डेली लाइव जो होते हैं डेली सेशंस आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, और जो हमारे पेड यूजर्स हैं वो कैरियर्स क्लाउड एप्लीकेशन पे जाके पीडीएफ्स को डाउनलोड कर सकते हैं, एंड रेफरेंस के लिए साथ साथ पढ़ भी सकते हैं, बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगा। इंपॉर्टेंट चीज़ बताने का मेरा मेन एम यहाँ पर ये है कि जो कंटेंट है ना, हम हिंदी में भी प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे अभी भी पूछते रहते हैं, सर कंटेंट हमें कहाँ मिलेगा, हिंदी की पीडीएफ्स कहाँ मिलेंगी, आप जो पीडीएफ पढ़ा रहे हैं, जो क्वेश्चंस पढ़ा रहे हैं, वो हिंदी में कहाँ मिलेगा। तो बेटा जो हमारी वेबसाइट है, ठीक है, हमारी जो एप्लीकेशन है, नॉट वेबसाइट, हमारी एप्लीकेशन पे आप जाइए, एप्लीकेशन पे आप हमारे कोर्स चेकआउट करेंगे, वहां पर हम आपको हिंदी में भी कंटेंट पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं। मूविंग ऑन, इंडियन आर्मी की बात करें, इन्होंने एक एमओयू साइन किया टू सेटअप कोचिंग सेंटर फॉर अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट्स इन मणिपुर। इसी के साथ साथ याद रखेंगे, राजस्थान के द्वारा मियाँ का बड़ा रेलवे स्टेशन का नाम चेंज करके महेश नगर हॉल्ट कर दिया गया था। महाराष्ट्र ने लॉन्च किया इस लोन स्कीम जीवाला, ताकि इनमेट्स जो सर्विंग है जेल में उनको पर्सनल लोन प्रोवाइड किया जा सके। रेलटेल एंड डब्ल्यूएचओ के द्वारा इनॉग्रेट किया गया था मोबाइल कंटेनर हॉस्पिटल, कहाँ पर, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स इनके द्वारा ऑपरेशन सतर्क लॉन्च किया गया था 5 से 30 अप्रैल के बीच। फिर हम बात करेंगे G20 प्रेसिडेंसी, ग्रुप ऑफ 20 नेशंस। इसकी प्रेसिडेंसी 2022 दिसंबर 2022 से लेके नवंबर 2023 तक किसके पास रहेगी, किस कंट्री के पास, इंडिया के पास। काफी इंपॉर्टेंट, 1 साल के लिए इंडिया के पास प्रेसिडेंसी होगी ग्रुप ऑफ 20 के लिए। कब से, दिसंबर 1 2022 से लेके 30 नवंबर 2023 तक। ठीक है, अंडर दिस G20 प्रेसिडेंसी इंडिया एक्सपेक्ट टू होस्ट मोर देन 200 G20 मीटिंग अक्रॉस द कंट्री, जो कि दिसंबर 2022 से स्टार्ट हो जाएगी। इसी के साथ साथ इंडिया होस्ट करेगा ग्रुप ऑफ 20 लीडर समिट इन न्यू दिल्ली 9 और 10 सितंबर 2023 को। ऑलराइट, याद रखेंगे तो G20 की प्रेसिडेंसी किसके पास है इस बार, इंडिया के पास रहेगी, याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट हम बात करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उदय उमेश ललित के द्वारा जैसलमेर हाउस न्यू दिल्ली में अभी रिसेंटली एक इनॉग्रेशन की गई नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी की, जो कि है नालसा। नालसा बेसिकली क्या रहेगा, ये आपके लोगों की हेल्प करने में बहुत काम आएगा। आई रिपीट, नालसा बेसिकली इसका वर्क क्या रहेगा, यहाँ पर सिटीजन्स के लिए, एनआरआईज के लिए इनको ट्रेनिंग सेंटर प्रोवाइड किया जाएगा, ताकि लीगल सर्विस अक्रॉस द कंट्री लीगली लोगों की हेल्प की जा सके। ठीक है, इसी के अंडर नालसा किसके अंडर डेवलप किया गया है, लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट ऑफ 1987 के अंडर इसको डेवलप किया गया। और किस आर्टिकल के अंडर इसको डेवलप किया गया है, आर्टिकल 39A के अंडर इसको डेवलप किया गया है। ठीक है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया, उदय उमेश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उदय उमेश ललित जी के द्वारा। कहां पर, जैसलमेर हाउस में न्यू दिल्ली में लॉन्च किया गया इसको। ठीक है, और ये किस लिए लॉन्च किया गया है, ताकि जो वीकर सेक्शन है बेसिकली उनको फ्री एड प्रोवाइड की जा सके। उन लोगों को जिनको नॉलेज नहीं होती, अगर उन पे कोई केस हो जाता है या फिर वो किसी प्रॉब्लम में, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जल्दी से जल्दी प्रॉब्लम सोल्व की जा सके। ठीक है, और वीकर सेक्शन जिनको नॉलेज नहीं है बेसिकली उनको हेल्प करने के लिए ये नालसा लॉन्च किया गया। नेक्स्ट बात करेंगे मॉडर्न स्लेवरी की। अभी ये डाटा पढ़ते हैं, फिर उसके बारे में डिस्कस करेंगे। मॉडर्न स्लेवरी विटनेसेस 25% इंक्रीज इन द 5 years सेज रिपोर्ट। अगर मैं 2016 की बात करूं तो 40 मिलियन हमें देखने को मिलती थी मॉडर्न स्लेवरी, जो कि बढ़ के 50 मिलियन हो गई है 2021 में, जिसमें हमने देखने को मिला 25% इंक्रीज इन द लास्ट 5 years। मॉडर्न स्लेवरी बेसिकली क्या है, इट रेफर्स टू अ स्पेसिफिक लीगल कंसेप्ट सच एज फोर्स्ड लेबर हो, या फिर फोर्स्ड लेबर जैसे डेब्ट बॉन्ड है, जो किसी का आपके कर्जा आपके ऊपर, आप वहाँ पे काम करते हैं, आप एक सर्वेंट की तरह काम कर रहे हैं, स्लेव की तरह काम कर रहे हैं। ठीक है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है, फोर्स मैरिज मतलब किसी पे कर्जा है तो उसकी वजह से शादी कर ली, ये सारी। और ये चीज़ें 2016 से 2021 तक तो बढ़ी हैं, लेकिन आप ये देखेंगे 2021 के बाद भी हमें यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिल रही है, बिकॉज कोविड-19 की वजह से।
कोविड-19 हुआ, कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन की वजह से लोगों ने अपना रोजगार खोया, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं ये सारी दिक्कत शुरू हुई। फिर इसके बाद आप देख रहे हैं हम जो यूक्रेन वॉर चल रही है, इससे वॉर लाइक सिचुएशंस हो गई हैं कि यू नेवर नो कि वर्ल्ड वॉर 3 की सिचुएशंस भी डेवलप हो सकती हैं। और उसकी वजह से भी आप देखेंगे कि जो ये डाटा है ये बढ़ता ही जा रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा कि थोड़े थोड़े टाइम बाद आपका ये बढ़ेगा और ज़्यादा हमें देखने को मिलेंगे, क्योंकि जो रिच लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, वो और ज़्यादा अमीर होते जाएंगे और जो गरीब लोग हैं वो और ज़्यादा गरीब होते जाएंगे। तो ये सारा डाटा किस रिपोर्ट में आया? ग्लोबल एस्टिमेट्स ऑफ मॉडर्न स्लेवरी, फोर्स्ड लेबर एंड फोर्स्ड मैरिज। और ये किस में आया? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये डाटा रिलीज किया गया। इनके नए डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? गिलबर्ट हुआंगबो, और ये पहले अफ्रीकन है जिनको अपॉइंट किया गया, और ये 12वें डायरेक्टर जनरल रहेंगे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के। इनका टाइम पीरियड स्टार्ट होगा अक्टूबर 2022 से, और ये किनको रिप्लेस करेंगे? गाय राइडर को ये रिप्लेस करेंगे टू बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। 1919 में इनको इस्टेब्लिश किया गया था, ILO को। नेक्स्ट बात करेंगे इंडिया और मेडागास्कर की। इन दोनों के बीच में भी एक MOU साइन किया गया है ताकि जो डिप्लोमेट्स होंगे इन दोनों कंट्रीज के, उनको ट्रेन किया जा सके कि इंफॉर्मेशन को कैसे एक्सचेंज करना है, एक दूसरे के साथ कैसे कम्युनिकेट करना है, एक दूसरे के साथ कैसे एक हेल्दी वे में और प्रोडक्टिव वे में कम्युनिकेशन को आगे बढ़ाना है, ताकि दोनों कंट्रीज की हमें यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिल सके। इसीलिए इंडिया और मेडागास्कर के बीच में ये एक MOU साइन हुआ ताकि डिप्लोमेट्स की ट्रेनिंग कराई जा सके। इसी के साथ साथ आपको एक चीज़ और याद रखनी है, अगर यहाँ पे ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं, डिप्लोमेट्स की ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं, तो ये एग्रीमेंट किन के बीच में साइन हुआ? इंडिया के सुषमा स्वराज इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन अफेयर्स जो सर्विसेज है उसके इंस्टीट्यूट के द्वारा एंड मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफ इंडिया अलॉन्ग विद द मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ऑफ मेडागास्कर के बीच में ये MOU साइन किया गया। अगर मैं सुषमा स्वराज इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन सर्विसेज की बात करूं, यहाँ पे डीन कौन रहेंगे? वो हैं संजीव रंजन जी। कब इस्टेब्लिश किया गया था? 1986 में। न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर रहेगा, याद रखेंगे। जो भी आपके इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर होते हैं, IFS ऑफिसर्स होते हैं, उनको ट्रेनिंग कहाँ मिलती है? यहीं पर मिलती है, सुषमा स्वराज इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन सर्विसेज में। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्सिस बैंक, जो इनका इंडिया का 3rd लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है, और स्क्वायर यार्ड की। स्क्वायर यार्ड एक रियल एस्टेट कंपनी है, ठीक है, गुड़गांव बेस्ड कंपनी है ये। तो इन दोनों के बीच में भी एक टाई अप साइन हुआ ताकि लॉन्च किया जा सके एक ओपन डोर प्लेटफॉर्म फॉर हैसल फ्री होम बाइंग। ठीक है, मतलब देखो सबसे पहले तो रियल एस्टेट का टर्म मतलब क्या होता है? रियल एस्टेट, ठीक है, एस्टेट मतलब पैसा, और वो जो रियल हो, जैसे आप घर खरीद सकते हैं, आप फ्लैट्स बाय कर सकते हैं, आप शॉप्स बाय कर सकते हैं, आप ऑफिसेज बाय कर सकते हैं, आप लैंड बाय कर सकते हैं। तो ये जहाँ रहते हैं ना, होम फ्लैट, ये बेसिकली आ जाता है आपका रेजिडेंशियल में। शॉप्स, ऑफिसेज, ये आ जाता है कमर्शियल में। लैंड या फिर इंडस्ट्री यूज़ के लिए बात करें तो लैंड आपकी एग्रीकल्चर में भी होती है, आपकी इंडस्ट्रियल लैंड भी होती है, कमर्शियल लैंड भी होती है। तो जो इंडस्ट्री सेटअप की जाती है, जहाँ फैक्ट्री सेटअप की जाती है, वो आ जाता है आपका इंडस्ट्रियल लैंड, ठीक है, या इंडस्ट्रीज। तो अगर यहाँ पे ध्यान देखें तो सिर्फ हम बात कर रहे हैं रेजिडेंशियल एरिया की, होम बाइंग की। घर को बाय करने के लिए एक ओपन डोर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया एक्सिस बैंक अलॉन्ग विद स्क्वायर यार्ड्स के द्वारा मिलके, ताकि लोगों को ईजी हो सके वो अपना घर खरीद सकें। ठीक है, याद रखेंगे किसके द्वारा? एक्सिस बैंक एंड स्क्वायर यार्ड के द्वारा मिलके एक ओपन डोर, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड प्लेटफॉर्म, एक इकोसिस्टम बिल्ड करने की बात की गई यहाँ पर, ताकि लोगों को इजी हो सके वो अपना घर खरीद सकें। अगर मैं स्क्वायर यार्ड की बात करूं तो CEO एंड फाउंडर कौन रहेंगे? वो हैं तनुज शौरी। अगर मैं बात करूं हेडक्वार्टर की, कहाँ पर है? गुरुग्राम, हरियाणा में। फिर अगर मैं बात करूं एक्सिस बैंक की, कौन रहेंगे मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर? वो है अमिताभ चौधरी। हेडक्वार्टर कहाँ पे रहेगा? मुंबई, महाराष्ट्र में। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। THE टाइम्स हायर एजुकेशन इम्पैक्ट रैंकिंग की बात करें तो इंडिया की 4थी पोजीशन रहेगी इसमें, और ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ पर टॉप किया। अगर मैं चेन एनालिसिस 2021 के क्रिप्टो करेंसी गेन्स की बात करूं कि किस कंट्री के सबसे ज़्यादा क्रिप्टो करेंसी प्रॉफिट देखने को मिला, तो वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका 2021 के लिए। और यहीं पे अगर मैं बात कर रहा हूं इंडिया की क्या रैंक रहेगी, तो मैंने कैसे बताया था कि 2021 की बात कर रहे हैं तो इंडिया की रैंक रहेगी 21वीं। फिर इंडिया और जर्मनी, इनके द्वारा एक जॉइंट डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट साइन किया गया ऑन इंडो जर्मन ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स एंड फॉरेस्ट लैंडस्केप रिस्टोरेशन पर। फिर मैं बात करूं स्टेट ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट 2022 की रिपोर्ट, जो कि FOA के द्वारा रिलीज की गई थी। इनके द्वारा बोला गया कि जो टोटल फॉरेस्ट एरिया था ना अर्थ का, वो 10% से रिड्यूस हो गया इन द लास्ट 30
ईयर्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट आ जाता है कैनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस। इनके द्वारा एक आई सेलेक्ट गारंटी फ्यूचर प्लान लॉन्च किया गया। बेसिकली आपका फ्यूचर प्लान क्या है, बेसिकली इसमें आपका किसी भी इंडिविजुअल के लिए लॉन्च किया गया। ये नॉन लिंक्ड है, नॉन पार्टिसिपेटिंग है एंड सेविंग एंड प्रोटेक्शन लाइफ इंश्योरेंस प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे आप अपने लाइफ इंश्योरेंस प्लान है जहाँ पे आप अपनी लाइफ सेविंग्स को या फिर आप अपनी लाइफ इंश्योरेंस प्लान ले सकते हैं। आप अपना सेविंग अकाउंट खोल सकते हैं जिसमें आपका सेविंग अकाउंट, जो आपका हेल्थ इंश्योरेंस है वो तो होगा ही होगा, लाइफ इंश्योरेंस तो होगा ही होगा, इसके साथ आपके जो आपकी एप्रिसिएशन देखने को मिलेगी अपनी ग्रोथ में, अपनी वेल्थ में, वो भी यहाँ पे आपको मिलेगी। ये दो स्पेशल प्रोडक्ट्स ऑफर करते हैं, सच एज गारंटीड म्यूचुअल बेनिफिट एंड बूस्ट योर मैच्योरिटी। मतलब आप आपकी जो मैच्योरिटी पीरियड होगा, जैसे मान लो 10 साल का आपका मैच्योरिटी पीरियड है, तो वो आपको प्रोवाइड करेंगे, आपको उसमें इंश्योरेंस भी प्रोवाइड कर रहे हैं, एज वेल एज जो आपकी मैच्योरिटी अमाउंट होगी उसको भी अच्छे से इन्वेस्ट करके एक बेटर इन्वेस्टमेंट, आपको एक बेटर मैच्योरिटी अमाउंट प्रोवाइड करने की यहाँ पे बात की गई। ठीक है, ये याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट। क्या होता है कि जैसे आपकी जो नई नई स्कीम्स आती होती हैं, क्वेश्चंस आपके डायरेक्टली पूछ लेंगे कि ये किसके द्वारा लॉन्च की गई। जैसे अगर मैं बात करूं यूरोपियन लिस्टेड इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड ETF को लॉन्च करने वाली 2 ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताओ, डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। तो कौन सी है? निपन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट एंड DWS ग्रुप। इन दोनों के द्वारा यूरोपियन लिस्टेड इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड को लिस्ट करने की बात की गई, लॉन्च करने की बात की गई, और ETFs को। ठीक है, बेसिकली ये क्या है? यूरोपियन लिस्टेड इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड ETF। इसमें इन्वेस्ट किए रहेंगे कौन? जो DWS ग्रुप के पॉलिसी होल्डर्स हैं, जो DWS ग्रुप के लिंक के हैं, जो यहाँ के इन्वेस्टर्स हैं, जो इनके नोन के पीपल हैं, वो यहाँ पर आके आपके यूरोपियन लिस्टेड इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स में इन्वेस्ट करने की यहाँ पे बात की। ठीक, काफी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। जो बड़े बड़े पोर्टफोलियो मैनेजमेंट इन्वेस्टमेंट फर्म्स होती हैं, वो क्या करेंगी? इन यूरोपियन लिस्टेड इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड ETFs में आके इन्वेस्टमेंट करेंगी। इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं, मतलब बाहर के लोग भी यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकेंगे। और जो ये निपन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट है, ये सिंगापुर बेस्ड कंपनी है, जो कि एक होली ओन्ड सब्सिडरी है निपन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड की। इसी के साथ साथ जैसे हम सिंगापुर की बात कर रहे हैं ना, आपको एक और चीज़ याद रखनी पड़ेगी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इंडिया में जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, वो कहाँ से है? सिंगापुर से। कहाँ से है? सिंगापुर से देखने को मिलता है। जो बड़ी बड़ी कंपनीज आती हैं इंडिया में, बड़े बड़े एसेट मैनेजमेंट फर्म्स होते हैं, इन्वेस्टमेंट कंपनियाँ होती हैं, इन्वेस्टमेंट फर्म्स होते हैं, वो आके इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं, और सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिल रहा है सिंगापुर से। ठीक है, ये याद रखेंगे। फिर एक टर्म आपको पता होना चाहिए, FAR, ये है फुल्ली एसेसिबल रूट। ये फार एक सेपरेट चैनल है जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा सेटअप किया गया था, जिसमें जो एलिजिबल इन्वेस्टर होगा ना, सिर्फ वो आके गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर पाएगा। और जैसे हम देखते हैं, अगर आपको कहीं इन्वेस्टमेंट करनी है इनमें, तो एक सीलिंग दे देते हैं, एक कैप दे देते हैं। वो कैप इन इन्वेस्टर्स के लिए, इन जो इन्वेस्टर्स होंगे फार के अंडर आएंगे, उनके लिए कोई भी एलिजिबल नहीं होगी, कोई भी सीलिंग नहीं होगी। दे कैन इन्वेस्ट एनी अमाउंट ऑफ मनी, और इनको फिक्स रेट से अमाउंट मिलता रहेगा। ठीक है, फिक्स रेट का इनका जो एलिजिबल होगा फार के लिए, वो उनको फिक्स रेट मिलता रहेगा और 0 कूपन बॉन्ड्स मिलेंगे। ऑलराइट, तो चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। सिमिलरली HDFC लाइफ के द्वारा एक क्लिक टू प्रोटेक्ट सुपर टर्म को लॉन्च किया गया। ये एक इंश्योरेंस पॉलिसी है, क्लिक टू प्रोटेक्ट सुपर। ये टर्म पॉलिसी है जो अलाउ करती है अपने कस्टमर को, ताकि वो अपना खुद का प्लान कस्टमाइज कर सकें अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। ठीक है, आई रिपीट, क्लिक टू प्रोटेक्ट सुपर। ये एक इन्वेस्टमेंट या फिर एक इंश्योरेंस पॉलिसी है जो लॉन्च की गई थी, किसके द्वारा? HDFC लाइफ के द्वारा। ये बेसिकली क्या प्रोवाइड करती है? आप खुद का कस्टमाइजेशन, कि अपनी जो आपकी नीड्स हैं, जो आपका पे करोगे आप बेनिफिट के लिए, जो प्लान्स आप पे करोगे, आप जो चूज कर रहे हो अपना प्लान, वो आप कैसे, आप उसको रिम्बर्समेंट चाहते हैं, आप कैसे उसमें अमाउंट को प्रीमियम्स पे करना चाहते हैं, उन सभी के लिए कस्टमाइजेशन प्रोवाइड करती है HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। काफी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। और इनके प्रोडक्ट का नाम क्या है इंश्योरेंस पॉलिसी का? क्लिक टू प्रोटेक्ट सुपर। ठीक है, क्लिक टू प्रोटेक्ट सुपर ये एक टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी है, और इसके अंडर भी 3 प्लान्स प्रोवाइड किए गए हैं। एक तो लाइफ, लाइफ प्लस एंड लाइफ गोल्स। कोई भी आपकी टर्मिनल डिजीज हो जाती है, डेथ हो जाती है ड्यू टू एक्सीडेंट, इन सब को यहाँ पे कवर किया जाता है अंडर दिस क्लिक टू प्रोटेक्ट सुपर पॉलिसी के अंडर। नेक्स्ट बात करेंगे HDFC अर्गो। इन्होंने पार्टनर किया गूगल क्लाउड के साथ टू डिजिटाइज द इंश्योरेंस परचेजिंग इन इंडिया। पहली चीज तो यही याद रखो डायरेक्ट, कि HDFC अर्गो ने पार्टनर किया गूगल क्लाउड के साथ टू डिजिटाइज इंश्योरेंस परचेजिंग इन इंडिया। फिर गूगल क्लाउड क्या होता है? कि गूगल का कोई बादल है? नहीं, आपको समझना पड़ेगा
क्लाउड क्या होता है? क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, जैसे अमेजॉन वेब सर्विस हो गई, जीसीडी हो गई, गूगल की क्लाउड सर्विसेज हो गई है, ठीक है। और इन्हीं के साथ माइक्रोसॉफ्ट की भी गूगल सर्विसेज और क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है। ये क्या होता है बेसिकली? जैसे मान लो आप कहीं, आपके घर में शादी है, आपको अर्जेंटली 20 रसगुल्ले चाहिए या 20 गुलाब जामुन की डिमांड आ गई, ठीक है। तो आप दुकान पे जाएंगे, 20 गुलाब जामुन आपने खरीद ली। मान लो अब वो डिमांड बढ़ के एकदम 20 की जगह 40 गुलाब जामुन की हो गई, तो आप फिर से बोलेंगे कि एकदम मुझे 40 गुलाब जामुन चाहिए, आपको एकदम 40 गुलाब जामुन दे दिए। फिर वो डिमांड बढ़ के एकदम 1000 गुलाब जामुन की हो गई, तो आपको एक साथ 1000 गुलाब जामुन चाहिए। और अगले दिन वो डिमांड घट के कितनी हो गई? 20 गुलाब जामुन की फिर से, तो आपको अगले दिन 20 गुलाब जामुन मिल जाएंगे। तो ये काम करता है क्लाउड सर्विसेज। बेसिकली आप खुद पूरी अमाउंट को परचेज नहीं करेंगे। अगर मान लो आपने स्टार्टिंग में सिर्फ 50 रसगुल्ले गुलाब जामुन बाय किए होते, तो आपकी तो कैप लिमिटेड हो गई कि आपको 50 गुलाब जामुन में काम चलाना है। लेकिन ये क्या करते हैं, आप दुकान पे बोल दो कि भाई जब मेरे को डिमांड होगी आप मेरे को लाके मेरे फ्रिज में रख दोगे। मैं पहले से ही फ्रिज में नहीं रख रहा, जब मुझे डिमांड होगी, जब मुझे खाने होंगे, जब मेरे कस्टमर्स को खाने होंगे, जब मेरे घर पे जो ग्राहक आ रखे हैं उनको खाने होंगे, तो तभी मैं ऑर्डर करूंगा और तभी हैंड टू हैंड गर्म करके आप मेरे को प्रोवाइड कर दोगे। तो ये होता है क्लाउड सर्विसेज, कि आप पूरे उसको पहले ही ना बाय करो, पूरी स्टोरेज यूनिट को पहले ही ना बाय करो। आपको जब रिक्वायरमेंट होगी आप तब उस सर्विस की डिमांड कर सकते हैं, और वो आपकी सर्विस की डिमांड को जो लोड होगा वो पूरा करेंगे। मान लो आपके पास एकदम आपकी साइट पे पहले सिर्फ 100-200 लोग आते थे और एकदम 1 लाख लोग आ गए, एक दिन में 1 सेकंड में आपकी 1 लाख की लोग आ गए आपकी साइट पे, तो आपकी साइट तो हैंग हो जाएगी अगर आपने कोई सिस्टम पर्टिकुलर ले रखा होगा। लेकिन अगर वहीं पे आपने क्लाउड के साथ टाई अप कर रखा होगा, तो वो आपके चाहे 2 लोग आए, चाहे 1000 लोग आए, चाहे 1 लाख लोग आए, वो आपको उसकी नीड के हिसाब से आपकी साइट को कस्टमाइज कर देगा। एंड जितनी भी आपकी ऑडियंस आएगी, जितनी भी आपकी डिमांड आएगी, उसको पूरा करता रहेगा इन रियल टाइम, ठीक है। तो याद रखेंगे, HDFC अर्गो ने पार्टनर किया गूगल क्लाउड के साथ ताकि इंश्योरेंस परचेजिंग को डिजिटाइज किया जा सके इन इंडिया, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। एक चीज और, 2024 तक का HDFC अर्गो का टारगेट है कि हम कंप्लीटली माइग्रेट कर जाएंगे क्लाउड पे। जो भी सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी, ज्यादा बेटर सिस्टम, ठीक है, इंश्योरेंस जो रिस्क होंगे उनको टैकल करने के लिए, जो प्रोडक्ट्स को ऑफर किए जाएंगे, जो कस्टमर एक्सपीरियंस होगा, उन सबको बेटर करने के लिए हम क्लाउड पे शिफ्ट कर जाएंगे 2024 तक। नेक्स्ट बात करेंगे कर्नाटका बैंक की। ये वो बिकम द पार्ट ऑफ द खजाने 2। ये क्या है बेसिकली, याद रखेंगे, द बैंक विल कंटिन्यू टू पार्टनर विद द कर्नाटका गवर्नमेंट फॉर इंप्लीमेंटिंग इट्स वेरियस इनिशिएटिव्स टुवर्ड्स द वेलफेयर ऑफ द पब्लिक। कर्नाटका गवर्नमेंट लिमिटेड ने टाइप किया, ये पार्ट हो गए हैं ऑफ द खजाने 2 K2 इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ द ट्रेजरी डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका फॉर इंप्लीमेंटिंग अ सिंगल नोड एजेंसी अकाउंट सिस्टम फॉर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, ताकि जो भी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है उनकी यहाँ से डायरेक्टली बेनिफिट लोगों को प्रोवाइड किया जा सके, याद रखेंगे, ठीक है। एक चीज और लास्ट क्वेश्चन में रह गया फ्रेंड्स, जो HDFC अर्गो के MD एंड CEO हैं वो कौन है? MD एंड CEO वो है रितेश कुमार। इसको एस्टेब्लिश कब किया गया था? 2002 में एस्टेब्लिश किया गया था। कहाँ पर? मुंबई, महाराष्ट्र में, ठीक, याद रखेंगे। फिर अगर मैं बात करूं, अभी हमने देखा कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स को अकाउंट करने के लिए, उनको इंप्लीमेंट करने के लिए एक सिंगल नोडल एजेंसी सेटअप करने की बात की गई। एक सिंगल नोडल एजेंसी अकाउंट किसके द्वारा? गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका, और इसी के लिए कर्नाटका बैंक एक पार्ट बन गया खजानी 2 का। नेक्स्ट बात करेंगे, इंडिया इज सेट टू बिकम द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2029 एज पर द डाटा रिलीज बाय SBI रिपोर्ट। तो याद रखेंगे, SBI रिसर्च इकोरैप, ये इनके द्वारा भी रिपोर्ट रिलीज की गई और जिसमें बताया गया कि इंडिया वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा 2029 तक। ये रिपोर्ट रिलीज की गई थी SBI के इकोनॉमिक रिसर्च डिपार्टमेंट के द्वारा, और बोला गया कि इट इज लाइकली टू सरपास जर्मनी बाय 2027 और जापान को ये सरपास कर देंगे बाय 2029 एट द करंट ग्रोथ रेट, अगर यही ग्रोथ रेट चलती रही तो, ठीक है। ऑथर किसके द्वारा की गई है? सौम्या कांति घोष के द्वारा, जो कि एक ग्रुप चीफ एडवाइजर है, इकोनॉमिक एडवाइजर ऑफ SBI, इनके द्वारा इस रिपोर्ट को ऑथर करा गया था, याद रखेंगे, ठीक है। और इंडिया की जो फर्स्ट क्वार्टर ऑफ फिस्कल ईयर 23 की जो रजिस्टर्ड GDP ग्रोथ आई थी वो कितनी थी? 13.5%, जहां पे हमने देखा जो बाकी कंट्रीज हैं वर्ल्ड में उनकी जो ग्रोथ थी वो तो नेगेटिव या फिर सिंगल डिजिट में भी ग्रोथ नहीं देखने को मिली थी, वहीं पे हम इंडिया में ग्रोथ दिखा रहे हैं। इवन आप देखेंगे कि यूरोपियन नेशंस में हमें देखने को मिल रहा है रिसेशन। इवन लास्ट
कल इलॉन मस्क के द्वारा एक जो इनकी ट्विटर डील थी उसमें एक चीज़ सामने आई कि इन्होंने मॉर्गन स्टैनली के बैंकर को बोला कि अगर वर्ल्ड वॉर 3 होने के चांसेस हैं तो मेरा ट्विटर बाय करने का कोई सेंस नहीं बनता। तो लेट्स वेट फॉर द टाइम कि पुतिन की स्पीच आने वाली है, एंड जो व्लादिमीर पुतिन है उनकी स्पीच बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी एंड वो डिसाइड करेगी, क्योंकि अब हम देख रहे हैं इवन यूक्रेन पुश बैक कर रहा है रशिया में, ठीक है। जो यूक्रेन के सोल्जर्स हैं वो पुश बैक कर रहे हैं, जो रशिया के द्वारा उनकी यूक्रेन की एरिया को, जो लैंड को हड़पा गया था, जो लैंड को कैप्चर किया गया था, उसको वो रिकैप्चर कर रहे हैं। तो जिसकी वजह से हम देख सकते हैं आने वाले टाइम में काफ़ी हमें रिसेशन देखने को मिल सकता है, इन्फ्लेशन देखने को मिल सकता है, एंड देयर इज अ चांस ऑफ वर्ल्ड वॉर 3। कह सकते हैं वर्ल्ड वॉर 3 चल रही है, बट नहीं, अभी आने वाले फ्यूचर में हमें और चीज़ें क्लियर होती रहेंगी। इसी न्यूज़ की वजह से, जस्ट इस न्यूज़ की वजह से आप देखेंगे जो मार्केट्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत क्रम्बल कर गई। क्रिप्टो करेंसी, यूएस के मार्केट, इंडियन मार्केट में हमें ग्राफ देखने को मिला, और क्रिप्टो मार्केट में तो जो हम बिटकॉइन की बात करते हैं वो तो बहुत ज़्यादा, कम से कम 10% हमें देखने को मिला है गिरावट उसमें, और ये चीज़ आगे आगे और बढ़ती रहेंगी। आप देख रहे होंगे कि यूएस में, यूरोपियन नेशंस में रिसेशन आने की बात हो रही है। क्यों? क्योंकि वहाँ की सप्लाई, गैस सप्लाई को कैंसिल कर दिया गया है। इवन आप देखेंगे वहाँ पे जो हाउस रेंट्स है वो बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट, सचिन बंसल और अभी अंकित अग्रवाल, इनके द्वारा 2018 में नवी टेक्नोलॉजीज को फाउंड किया गया था, और अभी रिसेंटली इन्होंने आईपीओ के लिए रिक्वेस्ट की थी सेबी से, इन्होंने अप्रूवल मांगा था और सेबी ने इनको अप्रूवल दे दिया फॉर आईपीओ विद इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग ऑफ 3,350 करोड़ रुपीस। ये नवी टेक्नोलॉजीज एक तरीके का आप कह सकते हैं म्यूचुअल फंड है, आप यहाँ पे जाके इनके म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे अपॉइंटमेंट्स की। अमेरिकन एक्सप्रेस इंडिया ने अपॉइंट किया है संजय खन्ना को एज देयर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। याद रखेंगे, सीईओ एंड कंट्री मैनेजर ऑफ एईबीसी, अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉर्पोरेशन के कौन बने हैं? वो है संजय खन्ना। ये सीईओ अपॉइंट किए गए हैं, कंट्री मैनेजर ऑफ एईबीसी इंडिया। इनकी अपॉइंटमेंट किन के द्वारा अनाउंस की गई थी? रॉब मैकलिन के द्वारा, जो कि एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट है इंटरनेशनल कार्ड सर्विसेज ऑफ अमेरिकन एक्सप्रेस। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए, और एक चीज और, संजय खन्ना ने ज्वाइन किया था एईबीसी को, एंड ये इनके साथ है अराउंड फॉर 27 ईयर्स। नेक्स्ट बात करेंगे स्नो लेपर्ड एक्सपर्ट चंद्रदूत मिश्रा को, इनको विटले गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया था। अटल टनल की बात करें, रिसीव द इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस आईबीसी बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अवार्ड से। डीडी नेशनल पेट शो, ये एक बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर, इसको ENBA अवार्ड से सम्मानित किया गया 2021 में। इंडिया कंट्री ऑफ द ऑनर रहा एट द कैंस मार्शे डू फिल्म इन फ्रांस। नासा के क्लाइमेट रिसर्च साइंटिस्ट सिंथिया रोजनविग, इनको सम्मानित किया गया वर्ल्ड फूड प्राइज 2022 से, क्योंकि ये फूड से रिलेटेड आगे रिसर्च कर रही थी। नेक्स्ट है फिर पीयूष गोयल, इनको अपॉइंट किया गया, इन्होंने अपॉइंट किया अभिषेक मिश्रा को एज अ मेंबर ऑफ द FCI कंसल्टेटिव कमिटी। आई रिपीट, पीयूष गोयल, इन्होंने अपॉइंट किया अभिषेक मिश्रा को एज द CEO ऑफ दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल एज अ मेंबर ऑफ द कंसल्टेटिव कमिटी ऑन द FCI। आई रिपीट, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ FCCA ऑफ दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अभिषेक मिश्रा को क्या अपॉइंट किया गया है? एज अ मेंबर ऑफ द कंसल्टेटिव कमिटी ऑफ फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। ऑलराइट, याद रखेंगे। तो अभिषेक मिश्रा को क्या अपॉइंट किया गया है? एज अ मेंबर ऑफ FCI की कंसल्टेटिव कमिटी, जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की। ये अपॉइंटमेंट किन के द्वारा की गई? पीयूष गोयल के द्वारा। ठीक, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट पे बात करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट, जैसे आप यहाँ पे एक स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ये बेसिकली क्या है? एक ड्रोन टाइप है, ड्रोन /UAV/ सैटेलाइट की तरह ये वर्क करेगा। इसका नाम रहेगा किमजिंग 50। काफ़ी इंपॉर्टेंट, चाइना का पहला सोलर पावर ड्रोन, जो कि एक सैटेलाइट की तरह भी काम कर सकता है, और ये 20 किलोमीटर ऊपर अर्थ में रिवॉल्व करता रहेगा, अर्थ के चक्कर काटता रहेगा। क्योंकि ये सोलर पावर है तो इसको नीचे आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चाइना हैज सक्सेसफुली टेस्टेड द फर्स्ट फुली सोलर पावर्ड अनमैन्ड एरियल व्हीकल ड्रोन, नेमली किमजिंग 50, जिसको मॉर्निंग स्टार 50 के नाम से भी जाना गया है। और ये काफ़ी महीनों के लिए, इवन साल के लिए भी आपका एटमॉस्फेयर में चक्कर काट सकता है। ये एक, इसको हाई एल्टीट्यूड प्लेटफॉर्म स्टेशन भी बोला गया, या सूडो सैटेलाइट है नहीं, लेकिन ये सैटेलाइट की तरह काम कर सकता है, इसीलिए इसको सूडो सैटेलाइट भी बोला गया। ये सोलर एनर्जी से पावर किया जाएगा, 20 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ ये कॉन्टिन्यूसली फ्लाई कर सकता है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे ह्यूज टाई अप विद
इसरो टू लॉन्च इंडिया का पहला हाई थ्रूपुट सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विसेज। जैसे आप जानते हैं आपका इलॉन मस्क के द्वारा आपका सैटेलाइट्स के थ्रू इंटरनेट प्रोवाइड करने की बात की जाती है। ठीक है, स्टारलिंक क्या करता है कि ये सैटेलाइट का कॉन्स्टिलेशन है जो कि अर्थ के चारों तरफ फैला दिया जाता है। मल्टीपल कई हजारों में ये सैटेलाइट्स हैं और सैटेलाइट्स लॉन्च की जाती हैं टाइम टू टाइम, और इनका एम क्या है कि इवन इन द रिमोट एरिया सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइड करने की यहाँ पे बात की गई। जैसे यूक्रेन में जब लड़ाई शुरू हुई तो सबसे पहले वहाँ पे जैसे बॉम्बार्डमेंट हुई, वहाँ पे फायरिंग हुई तो इंटरनेट कनेक्शन वहाँ पे बंद हो गए थे, तो उस एरिया में फिर इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड किया गया था किसके द्वारा? इलॉन मस्क के द्वारा। ठीक है, तो ऐसे याद रखेंगे ह्यूज कम्युनिकेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने टाई अप किया है इंडिया के साथ ताकि वो हाई थ्रूपुट सैटेलाइट ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विसेज को प्रोवाइड किया जा सके थ्रू इंटरनेट, मतलब थ्रू सैटेलाइट की मदद से इंटरनेट प्रोवाइड करना इवन इन द रिमोट एरियाज। ये काम कौन करेगा? ह्यूज कम्युनिकेशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, और याद रखेंगे कौन सी सैटेलाइट्स यहाँ पे यूज की जाएंगी? द सर्विस इज प्रोवाइडेड यूजिंग इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरोज GSAT-11 एंड GSAT-29 कम्युनिकेशन सैटेलाइट की मदद से यहाँ पे इंटरनेट प्रोवाइड करने की बात की गई। नेक्स्ट अगर हम बात करें यूएस ओपन की, तो मेन सिंगल टाइटल किन्होंने जीता? कार्लोस एल्क्राज ग्रेशिया। ये इनका पहला यूएस ओपन टाइटल रहेगा। और याद रखेंगे एटीपी रैंकिंग में अगर मैं बात करूं तो नंबर 1 रैंकिंग कौन है, किसकी है? कार्लोस एल्क्राज ग्रेशिया की। काफी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। ये स्पेन से बिलोंग करते हैं। ठीक है, इनको मेन सिंगल टाइटल के विजेता रहे और ये पहली बार इन्होंने अपना यूएस ओपन जीता और इन वर्ल्ड नंबर 1 रैंकिंग में भी ये आ चुके हैं। याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट। कहाँ पे हुआ था यूएस ओपन का फाइनल? आर्थर एश स्टेडियम में हुआ था, हार्ड कोर्ट पे हुआ था, न्यूयॉर्क यूएसए में हुआ ना। और ये यूएस ओपन कब से कब तक हुआ था? 29 अगस्त से लेके 11 सितंबर के बीच में हुआ था। अगर मैं वीमेन सिंगल टाइटल की बात करूं तो पोलैंड की ईगा स्वातिक ने वीमेन सिंगल टाइटल जीता। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेन सिंगल टाइटल कार्लोस जो स्पेन के हैं और वीमेन सिंगल टाइटल ईगा स्वातिक जो पोलैंड के। और बाकी भी आप वीमेन डबल, मैन डबल और मिक्स डबल के बारे में भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। यहाँ पे आप पिक्चर में देख रहे हैं, ये है कार्लोस एल्क्रेज, कहाँ से बिलोंग करते हैं? स्पेन से। और इन्होंने पहला यूएस ओपन जीता और इन्होंने एटीपी वर्ल्ड रैंकिंग में नंबर 1 रैंकिंग भी हासिल करी है। नेक्स्ट बात करेंगे पीयूष गोयल जी के द्वारा। इनके द्वारा अभी एक हैंडबुक रिलीज की गई सेफ्टी इन इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशंस एंड गाइड के द्वारा और यूजिंग नेशनल बिल्डिंग कोड फॉर इंडिया 2016। बेसिकली आप इस रिपोर्ट के बारे में, इस हैंडबुक के बारे में कैसे समझ सकते हैं कि ये इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशंस के ऊपर है। जैसे आप जानते हैं इलेक्ट्रिसिटी एक बहुत हार्मफुल चीज़ है। अगर आप किसी भी वायर को, नेकेड वायर को टच कर लेते हैं तो आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। वो इलेक्ट्रिक शॉक इतना सीवियर हो सकता है कि आपकी जान भी जा सकती है। इसीलिए बोला जाता है कि कभी भी आप इलेक्ट्रिसिटी से डील करते हैं या तो पावर को ऑफ कर लें या फिर आप अपनी हाथों पर रबड़ ग्लव से वर्क करें। इसी की गाइडलाइंस, इसकी इंस्टॉलेशन की गाइडलाइन कि आपको कैसे सेफ्टी मेजर्स होने चाहिए, आपको कैसे ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या गाइड्स होते हैं, क्या क्या प्रिंसिपल्स होते हैं, क्या क्या स्टेप्स होते हैं जिसको आपको फॉलो करना चाहिए। इसी के लिए एक हैंडबुक रिलीज की गई थी और वो किसके द्वारा रिलीज की गई? पीयूष गोयल जी के द्वारा। ठीक है, और इसको जॉइंटली डेवलप किया गया BIS एंड इंटरनेशनल कॉपर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा इसको डेवलप किया गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे, बुक का नाम है विल पावर, द इनसाइड स्टोरी ऑफ इनक्रेडिबल टर्न अराउंड इन द इंडियन वीमेन हॉकी। यह बुक किसके द्वारा ऑथर की गई? जॉर्ज मार्जिन के द्वारा यह बुक को ऑथर किया गया। काफी इंपॉर्टेंट रहेगी, याद रखेंगे। मूविंग ऑन, नेक्स्ट हम बात करेंगे कर्नाटका। कर्नाटका गवर्नमेंट ने अभी MOU साइन किया डेल के साथ ताकि साइबर सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस को सामने लाया जा सके। इसके बारे में बच्चों को, यूथ को अवेयरनेस क्रिएट की जा सके। कॉलेज में ही बच्चों को इसके बारे में नॉलेज प्रोवाइड की जा सके कि कैसे आपके कंप्यूटर्स को हैक किया जा सकता है, कैसे उनको आपकी इंफॉर्मेशन को चुराया जा सकता है। तो इसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए ये लॉन्च किया गया। तो 12 सितंबर को कर्नाटका गवर्नमेंट के साइबर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ने इन साइबर सिक्योरिटी साइसेक एंड डेल टेक्नोलॉजीज के साथ एक MOU साइन किया टू क्रिएट एनहेंस्ड साइबर सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस अक्रॉस कर्नाटका और स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए। फिर यहाँ पे बात करें MOU की, ये हेल्प करेगा इम्पार्टिंग साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस एंड ऑल्सो प्रैक्टिसेस टू स्टूडेंट, स्टार्टअप्स एंड पब्लिक ऑफिसेज। जैसे हम देखते हैं डाटा तो कहीं से भी क्या हो सकता है और इंडिया में अभी जो टेक्निकल नॉलेज है उसकी अवेयरनेस धीरे धीरे आ रही है। जो यंग जनरेशन है मे भी उनको इस चीज़ों के बारे में अवेयरनेस होती है, उनके बारे में नॉलेज होती है, लेकिन जो ओल्डर जनरेशन है उनके पास अभी इन चीज़ों की कंप्लीट नॉलेज नहीं होती, बिकॉज ये एक रिलेटिवली अगर देखा जाए एक लार्ज स्केल पे, एक बड़े टाइम पीरियड पे, तो ये एक रिलेटिवली न्यू टेक्नोलॉजी है।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा फ्रेंड्स। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल और तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर एम.के. स्टालिन के द्वारा स्कूल्स ऑफ एक्सीलेंस एंड मॉडल स्कूल्स को लॉन्च किया गया है अंडर पादुमाई पेन स्कीम। बेसिकली यहाँ पे क्या है, जो दिल्ली के मॉडल है, दिल्ली स्कूल मॉडल है, उसको अपनाया गया और इसी के नज़र में रखते हुए तमिलनाडु में 26 स्कूल्स ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च किए गए एंड 15 मॉडल स्कूल्स को लॉन्च किया गया तमिलनाडु में। काफ़ी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जो मतलब दिल्ली की एजुकेशन पॉलिसी है, जो दिल्ली के स्कूल के मॉडल स्कूल हैं, जो दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, उनको उन जिस मॉडल पे वो वर्क कर रहे हैं उन मॉडल्स को अपनाया गया तमिलनाडु में और 26 स्कूल ऑफ एक्सीलेंस एंड 15 मॉडल स्कूल्स को लॉन्च किया गया, याद रखेंगे। नेक्स्ट अगर आपको याद हो तो हम सेमिकॉन इंडिया की बात करते थे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया था, बेंगलोर में कराया गया था। रीजन क्या था सेमिकॉन इंडिया कराने का, कि हम सेमीकंडक्टर्स की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दे सकते हैं और इंडिया को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बना सके। और अगर आपको याद हो कुछ 1-2 महीने पहले सेमीकंडक्टर पॉलिसी भी लॉन्च की गई थी और पहले स्टेट कौन सा बना था उसको अपनाने वाला, वो था गुजरात। तो ये सारी चीज़ें हम बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही हैं और इन सभी चीज़ों का एक सम जो अगर हम रिजल्ट निचोड़ के निकाल लें, एक आखिरी में पॉइंट निकालें, नटशेल बोले, तो वो क्या रहेगा कि वेदांता और फॉक्सकॉन इन सब का रिजल्ट सक्सेसफुल रहा और वेदांता और फॉक्सकॉन ने के बीच में अभी एक एमओयू साइन किया गया ताकि गुजरात में हम सेमीकंडक्टर्स की डेवलपमेंट को स्टार्ट कर सके, गुजरात को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बना सके। इसीलिए वेदांता, जो कि एक इंडियन मल्टीनेशनल माइनिंग कंपनी है, इन्होंने टाई अप किया फॉक्सकॉन के साथ ताकि सेमीकंडक्टर्स की मैन्युफैक्चरिंग करी जा सके। कहाँ पर? गुजरात में। तो क्या क्या चीज़ याद रखेंगे, किसके बीच में एमओयू साइन हुआ सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के लिए? वेदांता एंड फॉक्सकॉन के लिए। फॉक्सकॉन के बीच में ये एमओयू साइन हुआ। कहाँ पे प्रोडक्शन की जाएगी, कहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी सेमीकंडक्टर की? तो वो आपकी की जाएगी गुजरात में। काफ़ी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे सारे करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं आपके होमवर्क सेक्शन पे। पहला क्वेश्चन, किस यूनियन मिनिस्ट्री के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था EU इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन फोरम को? नेक्स्ट, विच स्टेट हैज सेट अप अ कमिटी ऑन यूनिफॉर्म सिविल कोड हेडेड बाय जज रंजन प्रकाश देसाई? एक चीज और याद रखेंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो आर्टिकल है ना, मेरे को वो भी आर्टिकल बताएंगे कौन सा आर्टिकल है। किमजिंग 50 ये नेम रहेगा फर्स्ट फुल्ली सोलर पावर्ड अनमैन्ड एरियल व्हीकल का ऑफ विच कंट्री? अभी हमने डिस्कस किया था। विच स्टेट इज द होस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट इन इंडिया? बताइए। पांचवा, इंडिया का लॉन्गेस्ट रबर डैम कहाँ पे है वो बताना आपको, और ये है गयाजी डैम नाम रहेगा इंडिया का लॉन्गेस्ट रबर डैम। ये किस स्टेट या यूनियन टेरिटरी में है वो बताना आपको। तो फ्रेंड्स ये 5 होमवर्क क्वेश्चंस रहेंगे आप सभी के। बिना चीटिंग के कमेंट करना है, चीटिंग बिल्कुल नहीं करनी, नीचे कमेंट करके जरूर कीजिएगा और मैं ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन चाहता हूँ होमवर्क सेक्शन में। और एक चीज़ और फ्रेंड्स, अगर आपको सेशन पसंद आ रहे हैं, चीज़ें सीखने में इंटरेस्ट आ रहा है, मज़ा आ रहा है, तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपका क्या व्यूज़ रहेगा ऐसे सभी सेशंस के लिए। सो दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। डू एंजॉय आवर वीडियोस और वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हैं। और इसी के साथ साथ जो हम कोर्सेज को ऑफर करते हैं ऑन आवर एप्लीकेशन कैरियर्स क्लाउड, प्ले स्टोर पर जाके आप देख सकते हैं और वहाँ पे वेरियस कोर्सेज जो हमारे द्वारा ऑफर किए जाते हैं उनका आप देख सकते हैं और उनको परचेज कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप टेलीग्राम चैनल पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या तो पेमेंट में या हमारे कोर्सेज के साथ, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 7677333862 या फिर आप हमारी मेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं एंड आई विल मेक श्योर कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। इसी के साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल affairscloud_official को फॉलो कर सकते हैं। कोड और याद रखना वो है विकास10। अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास10 का कोड यूज कर सकते हैं, आपको क्रैक 10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं या कोई भी इशू आ रहा है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862 या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे। एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा।